For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, ऑडिटिंग के सेशन में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। जी हाँ, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस काफी खूबसूरत सब्जेक्ट है। मैम ये तो आप ही बोल रहे हो, हमने तो सुना है बिल्कुल थ्योरी है। बेटा थ्योरी पेपर है पर इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये बाकी सब्जेक्ट की तरह 100 मार्क्स में आएगा। जी कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। कोई नई बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जैसे सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे यही 100 मार्क्स का है। अब दिखने में थ्योरी और करने में प्रैक्टिकल, मतलब जितना हम थ्योरी यहाँ सीखते हैं अपनी इंटर्नशिप में, अपनी जॉब में, अपनी प्रैक्टिस में इसी थ्योरी को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस रहते हैं। इसके एप्लीकेशंस कैसे रहते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल। ऑलराइट, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे? जी मैं आपको बताऊं, हमारे देश की गवर्नमेंट ने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें मैक्सिमम एरियाज में ऑडिटिंग करनी होती है। ऑडिट तो बहुत तरीके की है। वी हैव एनवायरमेंटल ऑडिट, वी हैव कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट्स, बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट ऑडिट, इंटरिम्स काम चेक करने के लिए इंटरिम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। जो जीएसटी ऑडिट तो अब गवर्नमेंट ने इस साल से बंद कर दी है। तो जीएसटी ऑडिट के अलावा वी हैव स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट। ये इतनी सारी ऑडिट है बट मैक्सिमम जगह सीए है। मैक्सिमम जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द ऑडिट। और ये जितनी थ्योरी आप अपने सीए के कोर्स में सीखते हो और आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगाते हो, मैं आपको पूरे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, सारा गाइडेंस नोट्स, सारा प्रैक्टिकल केस स्टडीज जैसे जैसे सिखाऊंगी। और यही सारी चीज आपकी ऑडिटिंग की इंटर्नशिप में, आपकी नौकरी के टाइम और आपकी खुद की प्रैक्टिस के टाइम बहुत काम आती है। तो देखिए, टैक्स कंसल्टेंसी सब कर सकते हैं, खाते अकाउंटेंसी सब बना सकते हैं। एक हमारी जो यूएसपी है, यूएसपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज ऑडिट। शायद वो और किसी प्रोफेशन के पास है ही नहीं। आप किसी भी प्रोफेशन की बात करो, दे हैव मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एरिया और वो हमें सीएफए फाइनेंस में टक्कर दे रहा है और लॉ में टक्कर सीएस दे रहा है, कॉस्टिंग में टक्कर सीएमए दे रहा है, टैक्स लॉयर्स, टैक्स एडवोकेट टैक्स में टक्कर दे रहे हैं, पर ऑडिट में टक्कर देने के लिए कोई नहीं है। So you should be very proud that the subject that I'll be teaching you is giving you the USP. USP means कि इंडियन सीएस पे जो ये ताकत है ऑडिटिंग की, वो और प्रोफेशंस के पास नहीं है। मतलब मोस्टली ऑडिट हमारे पास है, कुछ ऑडिट्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी प्रोफेशन में भी, जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट इस समय सीएस करते हैं, कॉस्ट ऑडिट सीएमए करते हैं, तो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऑडिट्स वहां चली गई है। स्टिल आई वुड से कि काफी ऑडिट्स अभी भी हमारे हाथ में है और हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए एरियाज पे एक्सपोजर्स लेके, इनफैक्ट यूएस यूके जो कंट्रीज है वहाँ के स्टैंडर्ड्स हमने इनकॉर्पोरेट करे और हमारी ऑडिटिंग अब बिल्कुल ग्लोबलाइज लेवल के हिसाब से चल रही है। So the standards that we are learning is actual the ideal standards in other countries as well. All right, चलिए तो ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं जी। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जी, क्या अब होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि इस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। हमेशा हम इतना सीख लेते हैं पर हमें एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता होता। तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है, ठीक है। आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स में
आने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, व्हाट आर एमसीक्यूज? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैम सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का पेपर था, मैथ्स का पेपर था, जय माता दी कर लिया, अब नहीं चलेगा। बिल्कुल आज के समय जो एमसीक्यूज आने लग गए, दैट इज केस बेस्ड एमसीक्यू। बच्चों की बात नहीं है, एक केस देते हैं आपको, केस स्टडी आती है एमसीक्यू में, बिल्कुल केस बेस्ड एमसीक्यू आता है। So it is not something मजाक। Your concept should be very sound, very clear. अब वो कॉन्सेप्ट कैसे साउंड हो गए बेटा, हमें हर चीज इतनी डिटेल में एनालाइज करनी है ऑडिटिंग में। हम जैसे 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 डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं रोज रोज आपको बोलूंगी ये पढ़ना है, ये कंसिस्टेंसी से क्लास को अटेंड करना है, ये मेरा होमवर्क करना है, ये मेरा टेस्ट देना है, आसानी से आपके एमसीक्यूज धीरे धीरे करके सारे डेवलप हो जाएंगे। अगला जी आएगा ट्रू एंड फॉल्स। 15 मार्क्स के लगभग आपके एग्जाम में आता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और जो रेस्ट आपका एक बचता है बैलेंस, बैलेंस इज अराउंड 55 to 60 मार्क्स, वो आपका थ्योरी आता है। थ्योरी, अब थ्योरी भी दो प्रकार का है। कैसे मैम, कितने प्रकार? द डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, एंड अदर इज इनडायरेक्ट। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस? दे आर केस स्टडीज। केस स्टडीज, these case studies are indirect type of theory question। एक केस देते हैं, रियल केस देते हैं आपको, आपको उसे सॉल्व करना होता है प्रैक्टिकली। आप इस पूरे केस को समझेंगे और उसमें आप थ्योरी लिखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन घूम के पूछते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में पूछते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका एग्जाम बटा हुआ है बिटवीन एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, थ्योरी, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट केस स्टडीज। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। दिस विल बी योर एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न रहेगा ये आपका, राइट। इसके अलावा मैं आपको क्या कराऊंगी, यहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने 1 to 13 चैप्टर्स, along with स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑडिट के 13 चैप्टर्स along with essays, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सेकंड हमारा रहेगा यहाँ पे, सेकंड हम पढ़ेंगे केस बेस एमसीक्यूज। ये आपके मॉड्यूल में नया है, केस बेस एमसीक्यूज। ये अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, फ्रॉम May 21 इनकॉर्पोरेट हुआ है और आगे ये चलता ही रहेगा। दिस इज, हमें ये पढ़ना है, हमें 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एसेस पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस along with RTP, MTP, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये हम प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में। इसके क्वेश्चंस हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आप लोग के लिए तैयार करी है अपनी एक प्यारी सी पॉकेट बुक। अब मैम क्या ये बुक पॉकेट में आ जाती है? बेटा ये जो पॉकेट बुक है, इट इज अ रिविजनरी बुक। आपको सारे चैप्टर्स और सारे एसेस क्विक रिवीजन में दिखेंगे। आप 13 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप सारे, आपके सिलेबस में 26 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, इनका भी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो पॉकेट बुक इज बेसिकली फॉर रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड एसेस मोस्ट क्विकली। तो हमारी स्ट्रैटेजी 13 चैप्टर्स की है, हमें केस बेस एमसीक्यूज करने हैं, पास क्वेश्चंस करने हैं और पॉकेट बुक से सारा रिवाइज करना है। ठीक है जी, चलते हैं। अब मैम हम क्या करें? बेटा आप क्लास में इतने हाई लेवल कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे
बिल्कुल देखिए, डोंट गेट कि भाई इतना सीरियस यार, ये करना है वो करना है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनना होता है और उसको रिवाइज करना होता है, और कोई टीचर आपसे कोई कुछ नहीं मांगता। क्लास में सुनो, इंटरेक्ट करो। वी हैव आईजीपी का एप्लीकेशन, आपका प्रॉपर चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस आएंगे। डू द इंटरेक्शन, आस्क योर डाउट, रिवाइज द सेशन, यू आर गोइंग टू रॉक। नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। बुक्स आपको मिलेगी, आप साथ साथ जो मैं हाईलाइट कराऊंगी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, क्योंकि इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स का बहुत रोल है। मैं आपको निमोनिक्स मेमोरी टेक्निक्स दूंगी जिससे आपको याद हो पाएगा। हमें खाली याद नहीं करना, हमें समझ के याद करना है। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम निमोनिक पे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना प्यारा सा ऑडिटिंग सब्जेक्ट तैयार करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वेटेज दिखा देती हूँ। बेटा ये इंटरमीडिएट कोर्स पेपर नंबर 6 का वेटेज आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको वेटेज दिख रही है। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। चैप्टर 7, चैप्टर 8 7 is sampling and 8 is analytical procedure। ये 4 चैप्टर की वेटेज 20 से 25% है। 20 से 25 मार्क्स का इन 4 चैप्टर से आता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 7, 8 से वी आर एक्सपेक्टिंग 20 to 25 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और अब इन्हीं चैप्टर्स के बीच में एसेज भी आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जैसे चैप्टर 1 में ये स्टैंडर्ड्स कवर हो रहे हैं, तो चैप्टर्स के अंदर ही स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। तो चैप्टर 1 इज कवरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, chapter 2 is covering, chapter 7 is covering, chapter 8 is also covering standards of auditing. So chapter number 1, 2, 7, 8 and the relevant standards is equivalent to 20 to 25 marks. Next, we have another level. Another is our part 2. Part 2 is 5 to 15%, यानी 5 से 15 मार्क्स में से चैप्टर नंबर 3 आता है और ये सारे स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 3 अलोंग विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये जितने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप डिटेल में सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 एंड एसेस 5 से 15 मार्क्स। फिर चैप्टर नंबर 4 अलोंग विद चैप्टर नंबर 6, 4 एंड 6 10 से 15 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी। जो भी हम उठाएंगे, पार्ट 1 उठाया तो हम जैसे अभी अब मैं अपना सेशन पार्ट 1 से नहीं स्टार्ट करने वाली। मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अपना सेशन कहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारा 25 मार्क्स का है। जब मैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करूंगी तो 1, 2, 7, 8 एक साथ करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 एंड 6 है। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 इस चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10। मैं आपकी ऑडिटिंग का सेशन 4th पार्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ। विल बी कवरिंग दिस चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10 फर्स्ट। पहले हमें ये 2 चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, विल बी डूइंग ऑल 5 एंड 10 चैप्टर और 15 to 20 मार्क्स सबसे पहले। क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन इज दैट यहाँ पे कंपनी ऑडिट इज देयर, और अभी अभी आपने लॉ में कंपनी ऑडिट पढ़ा होगा। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट आप ऑलरेडी लॉ में पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसी चीज को हम जल्दी से कर लेते हैं। अदरवाइज हम लास्ट में करेंगे तो लगेगा बहुत पहले पढ़ा था। अभी तो आपने ताजा ताजा पढ़ा है, तो आप जल्दी से कंपनी ऑडिट इजीली कर पाएंगे। इट इज हाईली रिलेटेड टू द लॉ दैट यू हैव डन इन योर ग्रुप नंबर 1. So we'll be doing our part number 4. Next part is part number 5, that is audit report, 5 to 15 marks. Part number 6 is audit of financial statement. ये अपने आप में एक बुक होती है। This is the सबसे बड़ा चैप्टर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 10 से 15 मार्क्स में आता है। इसमें आपको पूरी अकाउंट्स और लॉ का बहुत जानकारी चाहिए होती है। इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लॉ। Then we have 10 to 20 marks में
last module, the 7 module audit of banks and different types of entities. तो ये आपके 7 पार्ट्स है ऑडिटिंग में, और हम स्टार्ट करते हैं अपना अपना पार्ट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10, कंपनी ऑडिट। पर इस कंपनी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको सिखाएंगे ऑडिट का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम सीखेंगे और कंपनी ऑडिट सीखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे मीनिंग से कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है। चलिए एक प्यारी सी कहानी से समझते। तो इस कहानी में कौन कौन है, चलिए एक हम यहाँ पे ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने आप को बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ आकांक्षा। बहुत ही बुरी शक्ल की ड्राइंग करी है। इधर यहाँ पे एक और ड्राइंग करते हैं और यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ। हम मीनिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडिटिंग का मतलब सीखने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, अपने पेरेंट्स, यहाँ मेरे पेरेंट्स है। ओके, यहाँ मेरा नटखट सा शैतान सा भाई, माय ब्रदर। ऑल राइट, अब आकांक्षा को पेरेंट्स ने आकांक्षा को बोला 50,000 रुपीज ले लो, 50,000 लो। मैंने कहा लाओ मम्मी लाओ, मजे आ गए, आपने मुझे 50,000 रुपये देने की सोची। मम्मी ने बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, आपको हम 50,000 देते हैं और इस 50,000 से आप घर को मैनेज करेंगी, क्योंकि आप घर में बड़ी हैं, हम घर से कहीं दूर जा रहे हैं, आपको 50,000 रुपये मिलते हैं, आपको घर चलाना है, घर की मैनेजमेंट करनी है। मैं इतनी खुश हो रही थी 50,000 में। अब मैंने जैसे सोचा मुझे घर चलाना है, ओ भाई साहब ये मैनेजमेंट का काम मुझ पर आ गया। मैंने बोला मम्मी कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में है ना रामू काका, विल हेल्प यू आउट। रामू काका। अब रामू को मम्मी ने छोड़ दिया और क्या बोल दिया, तुम्हारे पास तुम्हारे एम्प्लॉय हैं। सी कैसे वर्ड्स मेरी मम्मी यूज करती है। रामू काका को एम्प्लॉय बता दिया, बोले रामू काका तुम्हें दे जा रहे हैं, तुम घर को मैनेज करो, तुमको 50,000 रुपये मिलते। पेरेंट्स चले गए घूमने और इधर भाई साहब तो हमारे हैं ही। भाई साहब का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ, सुन के मजा आएगा आपको। भाई साहब काफी ऑनेस्ट है काफी, और मैं इनके बारे में अच्छे अच्छे शब्द लिखती हूँ। काफी सिंसियर है, काफी अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब बिल्कुल पार्शियल नहीं है, कभी नहीं सुनते, काफी इंडिपेंडेंट किस्म के, काफी इम्पार्शियल है। सीधी देसी भाषा में बोला जाए, ये सिर्फ पेरेंट्स की सोचते, मेरा तो कभी ध्यान नहीं दिया, मेरी और मेरे भाई की नहीं बनती। एंटी। अब आप ऑनेस्ट नहीं हो, मैं ऑनेस्ट हूं, पर पता है वो मेरी गलतियां ढूंढ ढूंढ के मेरे पापा मम्मी को बताता है। वो मेरे लिए बिल्कुल पार्शियल नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल बायस नहीं है। वो इतना सिंसियर है कि जो सच है वो सच है, बिल्कुल भाई साहब ट्रू एंड फेयर है। ये लड़का आजकल के टाइम का है ही नहीं, बहुत ही ट्रू एंड फेयर है। हम कैसा भाई आपको मिला है सचमुच। अब बेटा सारे एग्जाम्पल्स आर विद डिस्क्लेमर, ठीक है, दिल पे मत लेना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब भाई मैंने मेहनत करनी शुरू करी, मैंने पूरे घर का सामान खरीदा, इतने एक्सपेंसेस करे। अब इतने एक्सपेंसेस घर में होते हैं आजकल, आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रोसरीज है, मिल्कमैन है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, EMIs है, ओ माय गॉड फ्यूअल है, इतना खर्चा। और पैसे कितने, बस 50,000। सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने, रामू काका को तनख्वाह भी देनी है। इतनी मेहनत करवाई मेरी मम्मी ने मुझसे, मैंने बहुत ही शिद्दत से करी, बड़े प्यार से करी।
जो खर्चा करा, सारे बिल विल, सारे इनवॉइस वगैरह सब अपने पास रखे कि मम्मी आएंगी मैं दिखाऊंगी, मम्मी देखो ये खर्चा मैंने करा, ये खर्चा मैंने करा। आई हैव डन ऑल द एक्सपेंडिचर्स, सारे एक्सपेंडिचर बिल्कुल तमीज और तहजीब में कर दिए, ठीक है। और खर्चा करते 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 इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया कि अब 50,000 रुपए कम पड़ गए। पूरा मंथ भी नहीं चल पाया, बस 20 डेज हुए थे और 20 डेज में 50,000 रुपए खत्म। अभी तो पूरे 10 डेज और बचे, पर मेरे पास पैसे नहीं बचे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा और बोला कि प्लीज मुझे और पैसे भिजवाओ, घर मेरा 50,000 में नहीं चल पा रहा है। और भाई पेरेंट्स को आया गुस्सा और उन्होंने पैसे और भिजा दिए और बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेजमेंट करी। अब भाई मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बहुत ध्यान से बड़ी मेहनत से काम करी। अब मैं यहाँ पे ये सारी कहानी में ऑडिट का एंगल लेके आती हूँ। ऑडिट का एंगल में ये जो पेरेंट्स है इन्हें मैं नाम दे रही हूं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। आपको समझ आ चुका होगा मैं कौन हूं, मैनेजमेंट हु इज वर्किंग विद एम्प्लॉइज। और ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये कौन है, ऑडिटर। ऑडिटर बड़े इज्जत से बोलते हैं इनको, ऑडिटर। अब ये ऑडिटर, अब मम्मी को आया गुस्सा, 50,000 में घर नहीं चला। ब्रदर आया एंड ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी क्या करा है तुम, व्हाट यू हैव डन द मैनेजमेंट, क्या करा है आपने। मैंने बोला मैंने तो बहुत ही मेहनत से घर चलाया था। अब भाई को मैंने बोला प्लीज देख लेना, मान जा। वो कह रहा नहीं मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत सिंसियर हूँ, मैं तुम्हारे फेवर में काम नहीं करूंगा, मैं सच्ची सच्ची रिपोर्ट, सच्ची सच्ची रिपोर्ट किसको भेजूंगा, पेरेंट्स को सच्ची रिपोर्ट भेजूंगा, एकदम ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट भेजूंगा। मैंने बोला प्लीज भाई प्लीज मान जा, नहीं माना। ये जो भाई है इतना सच्चा था, नहीं माना। अब इसने मेरे सारे बिल्स चेक करे, मेरे इनवॉइस चेक करे, इसको लग गया, असलियत पता चल गई। उसको समझ आ गया कि बिल्स घर में ज्यादा खर्च नहीं हुए जितने मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करे हुए। मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने यहाँ से करे, मैंने अपनी शॉपिंग कर डाली, नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराया, ऑनलाइन बैग्स मंगवाए, कपड़े मंगवाए, पैसे खत्म। और घर के जो बिल्स थे, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं पूरे पे ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस इससे कर डाले। भाई को समझ आ गया, भाई को, मेरे ऑनेस्ट सिंसियर भाई को समझ आ गया ये पैसा मैं खा के बैठी हूँ। मैनेजमेंट, रामू काका को भी पार्टी दे दी, एम्प्लॉयज भी मिले हुए हैं, रामू काका भी ऐश कर रहे हैं, मैं मैनेजमेंट भी ऐश कर रही हूँ, पर्सनल खर्चे कर रही हूँ। और मैंने भाई को हाथ जोड़ा, प्लीज मत बता, कोई बात नहीं, नहीं घर चला, ज्यादा खर्चे हो गए, मत बता। उसने तो एक एक बात रिपोर्ट कर दी ट्रू एंड फेयर तरीके से मम्मी पापा को कि इसने उन पैसों से घर नहीं चलाया, पर्सनल उड़ा दी, शॉपिंग बैग्स में पैसा उड़ा दिया, ये सब रिपोर्ट कर दिया मेरे भाई ने। मेरा भाई बिल्कुल मेरे काम नहीं आया। पूरी ऑडिटिंग इस कहानी में बसी हुई है, इस प्यारी सी कहानी में ऑडिटिंग बसी हुई है। ये जो ब्रदर है ये ऑडिटर है, किसकी ऑडिट करता है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किसकी होती है, कंपनी की। मैनेजमेंट किसके साथ काम करती है, एम्प्लॉयज की। इस कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स। कंपनी में पैसा लगाता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अपना पैसा लगा के मैनेजमेंट को बोलता है तुम कमा के दो, तुमको तनख्वाह देंगे। मैनेजमेंट खुद खा के बैठ जाती है, शेयर होल्डर को कुछ नहीं देती। इस चीज के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा प्राणी है, कौन सा सच्चा सिंसियर अनबायस प्राणी है, ऑडिटर। ही इज द पर्सन जो ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को कि आपकी मैनेजमेंट के डिसीजन ठीक नहीं थे, उन्होंने आपके प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा।
उन्होंने अपने एक्सपेंसेस करे, अपनी कमाई करी और आपकी कंपनी के बारे में नहीं सोचा, ऐसी सच्ची रिपोर्ट ऑडिटर बना के शेयर होल्डर्स को देता है। दूध का दूध, पानी का पानी, सारा हिसाब ये ऑडिटर करता है। तो यही है बेटा ऑडिट। अब इसी को 4 ब्यूटीफुल शब्दों में आपके आगे लिख रही हूं। ऑडिट क्या है? इट इज एन independent. It is an independent examination. It is an independent examination of financial information of an entity with a view सीधा शॉर्ट में अभी लिखती हूं, with a view to express an opinion thereon, with a view to express an opinion thereon. So it is an independent examination of the financial information of the entity with a view to express an opinion thereon. Up in the above process, you can tell me, examination किसने करा है? Examination करा है ऑडिटर भाई ने, इंडिपेंडेंटली, ऑनेस्टी से, अनबायस तरीके से चेकिंग करी। किसकी चेकिंग करी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसने बनाई थी? मैंने, मैनेजमेंट ने। किसके साथ मिलकर? एम्प्लॉयज के साथ मिलकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने बनाई, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये पैसा आया था 50,000 आया, ये खर्चे, ये खर्चे, कुछ उसमें मेरे भी छुपे हुए थे, पकड़ लिया, इंडिपेंडेंटली चेक करा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंटिटी किसकी थी? मम्मी पापा की। मम्मी पापा कौन थे? शेयर होल्डर्स। उनको पता था मैं गड़बड़ी करूं तो पीछे से किसको रखा? भाई को, चेकिंग करने के लिए। तो एंटिटी किसकी? शेयर होल्डर्स की। और भाई ने क्या करा? एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे डाला, बता दिया किसने 50,000 से घर नहीं चलाया, अपने खर्चे करें, ऐश मारिए, आगे से ये काम इसको मत देना, ये इसके लायक नहीं है। तो ये ओपिनियन उन्होंने दे दिया मेरे भाई साहब ने, चेकिंग करी इंडिपेंडेंटली मेरी एक एक इंफॉर्मेशन की, और एंटिटी को ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी मम्मी पापा को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो अब हम एक एक करके सारे शब्दों को और एनालाइज करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसको समझते हैं, इस शब्द को समझते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑल राइट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? यस, किसी के भी फेवर में नहीं, ओके, किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं, ओके, किसी का भी सबऑर्डिनेट नहीं, ओके, किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हुए नहीं, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल इम्पार्शियल। इतने खतरनाक शब्दों से अटैक हो रहा है, बिल्कुल इम्पार्शियल। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ किसी के फेवर में नहीं बोलना, किसी के इंटरेस्ट में नहीं बोलना, किसी के सबऑर्डिनेट का काम नहीं करना, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, बिल्कुल सच्चाई से, ऑनेस्टी से, बिल्कुल अनबायस तरीके से, बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से, इंडिपेंडेंटली क्या करना है? एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज एग्जामिनेशन? इसके भी बहुत सारे मीनिंग है।
एग्जामिनेशन को आप आगे जाके सीखोगे, हम वेरीफाई भी बोलते हैं, हम वेरीफाई के साथ चेकिंग भी बोलते हैं, चेकिंग के साथ हम रिव्यू भी बोल सकते हैं, रिव्यू के साथ साथ हम एनालिसिस भी बोल सकते हैं, हम इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्क्रूटनी भी बोलते हैं, रिव्यू, एनालिसिस, चेकिंग, इवैल्यूएशन, अलग अलग शब्दों से एग्जामिनेशन को ऑडिट में बोला जाता है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिव्यूइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, चेकिंग, वेरिफिकेशन, ये सारे शब्दों इज अ सिनोनिम्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे जी ऑडिटर अपने को कैसा चाहिए, इंडिपेंडेंट, और चेकिंग करेगा इंडिपेंडेंटली, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के फेवर में नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से, अनबायस तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से चेकिंग करेगा, रिव्यू करेगा, सारा काम करेगा ऑडिटर। और जब ये सारा काम करता है, मैम ऐसा उसको किसने बोला है ऐसा करने के लिए, किसने बोला है उसको इंडिपेंडेंट चेकिंग करने के लिए? बोला है ना भाई, आपके प्यारे आईसीएआई के एक्ट में लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो इंडिया में सीए ऑडिट करेगा, कैसे करेगा? इंडिपेंडेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से। और क्या लिखा है बेटा? कंपनीज एक्ट में भी यही बात लिखी है। कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा है, एज पर सेक्शन 141, एज पर सेक्शन, एक सेकेंड, एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, if auditor is not doing the audit independently, he is disqualified. अगर वो इंडिपेंडेंस को भूल जाता है और इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं करता, तो वो ऑडिट करने के लिए क्या है? डिस्क्वालीफाई। ओ माय गॉड। तो ये सारी जगह लिखा है कि ऑडिटर एज पर द आईसीआई एक्ट ही शुड बी इंडिपेंडेंट व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग। कंपनीज एक्ट कहता है अगर इंडिपेंडेंस को भूल गए कंपनी को ऑडिट करते वक्त, ऑडिट करने के लिए तुम बिल्कुल खत्म, डिस्क्वालीफाई हो, तुमको हटा दिया जाएगा, तुमको एकदम से ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, इमीडिएटली लीव द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर शुड लीव द ऑफिस, इज डिस्क्वालीफाई। तो एक्ट्स में लिखा है भाई साहब कि इंडिपेंडेंटली ऑडिट करना है, इंडिपेंडेंटली चेकिंग करना है। आप इंडिपेंडेंटली चेकिंग करते हैं तो किसकी करते हैं? आवर स्टेप नंबर 2, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम इंडिपेंडेंटली क्या चेक करते हैं? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलिए, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। Now, what is financial information? आपने देखा होगा बचपन में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस, ऑल राइट, ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शन से क्या आता है भाई? जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री, ऑल राइट। जनरल एंट्री से क्या आता है? लेजर आता है, लेजर। लेजर से क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। ओ माय गॉड, ये सब आता है। और इन सब से मिलकर क्या बनता है? अरे वाह, सबसे खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्यार से बुलाते हैं BOA। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्यार से बुलाते हैं BOA। हाँ जी। अब बेटा इस BOA के अंदर क्या चीज है? इस BOA के अंदर क्या चीज है? इस BOA से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती है, जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, उससे हम क्या बनाते हैं? हम उससे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या समझे? सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, उससे आई जनरल एंट्री, एंट्री से बने लेजर्स, लेजर से बने ट्रायल बैलेंस, कुल मिला के बन गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी उससे क्या बन गए? हमारे प्यारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है? चलिए जी समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स, ऑल राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं मेरे बच्चों? हाउ मेनी कंपोनेंट्स? मैम आपने 4 एरोस बनाए हैं बेटा। कंपनी के केस में 4 है, अदर्स के केस में 3 ही है। अब कंपनी के केस में 4 कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, notes to accounts, and the last but not the least, cash flow statement, cash flow statement. अब अदर्स कौन है? कंपनी के केस में 4 कंपोनेंट्स, कितने? 4। अदर के केस में 3। वो 3 कौन है? वो 3 यही है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। पर अदर्स के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट। अदर कौन है? अदर्स लाइक पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी अदर, जो भी अदर की कैटेगरी में आ रहा है कंपनी के अलावा, वहां पे ये 3 कंपोनेंट्स है। कैश फ्लो इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज। अब वो कौन से प्रकार की कंपनीज है वो आप ऑलरेडी अकाउंट्स में देखते हैं। तो आपसे कोई पूछे कंपनी के केस में कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। और बाकियों के केस में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। ठीक है। अब हमें देखना है इनका रोल क्या है। इनका रोल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस बताता है प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस incurred during the year. Profit earned or loss incurred during the year. During the year. अब यहां पे भी छोटा छोटा MCQ छुपा हुआ है। आपसे क्या MCQ पूछ सकते हैं? आपसे पूछेंगे कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स है? 3 4। आप बोलोगे 4। आपको ऑप्शन में देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नोट्स टू अकाउंट, ऑप्शन सी कैश फ्लो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आप करोगे ऑल ऑफ द अबव। बाकियों के केस में कितने? आप बोलोगे 3। अब आपसे पूछेंगे P&L का क्या काम है? P&L का काम है साल भर में कितना मुनाफा कमाया या कितना लॉस इनकर करा ड्यूरिंग द ईयर। क्या? ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में। बैलेंस शीट में आता है पोजीशन ऑफ assets, assets and liabilities। अब यहां पे क्या आएगा? एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट कौन सी होती है अक्सर? 31 मार्च। एट अ पर्टिकुलर डेट मतलब 31 मार्च को असेट्स और लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ असेट्स? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लाइबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर डेट? अब एग्जाम में ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स में बोलेंगे बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। फॉल्स। प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सवाल पूछेंगे बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर डेट होती है। ट्रू, इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट and shows the position of assets and liability.
पीएनएल एट अ पर्टिकुलर डेट होता है, नहीं पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो यहां से आपसे पूछ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, हर जगह ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, बस कॉन्सेप्ट साउंड रखना है बच्चे। तो पर्टिकुलर डेट इज अबाउट, पर्टिकुलर डेट किसके बारे में, असेट्स और लाइबिलिटी, और प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स, व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स? Notes to accounts is basically telling you the explanatory statement, explanatory statement, or I would say disclosure, disclosure, एक बार और अच्छे से साफ से लिख, disclosure। अब डिस्क्लोजर किस चीज का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस एक्सप्लेनेशन का, इसकी क्या जरूरत है? अल्टीमेटली अकाउंटिंग पॉलिसीज इज द डिस्क्रिशन, एक डिस्क्रिशन है कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करनी चाहिए, ये वाली एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, स्टॉक को वैल्यू किस पे करना चाहिए, फीफो, वेटेड एवरेज, देयर आर मल्टीपल अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोज करते हैं कि क्लाइंट्स ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करी है। इट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, it explains the accounts, it disclose all the accounting policies used in the account, assets कैसे वैल्यू हुए है, पॉलिसी कौन सी लगी है, स्टॉक कैसे वैल्यू हुआ है, पॉलिसी कौन सी लगी हुई है, साथ साथ हर चीज का डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। इट एक्सप्लेन्स द अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को एक्सप्लेन करने वाला है नोट्स टू अकाउंट्स। इट एक्सप्लेन इट, आपको पीएनएल सिर्फ आइटम वाइज दिख जाएगा पर आपको समझ कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ द नोट्स टू अकाउंट्स इट गिव्स द डिस्क्लोजर्स ऑन एक्सप्लेनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा इट इज द पार्ट ऑफ financial management and accounts. I am not covering cash flow statement in auditing because इसका कोई रोल ही नहीं है आपके सिलेबस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करना ही नहीं है ऑडिटिंग में, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे, अकाउंट्स में करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझनी, क्या आपको दिखाता है, इट शोज द फ्लो ऑफ कैश। It is a beautiful presentation of cash into the activities like, you know, operating activity, financial activity, we have other activities, investing activity. तो cash flow statement is what generally flow of cash दिखाता है, और ये flow of cash के बारे में आपको auditing में कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना, इसके बाद मैं आपसे शायद ये वर्ड कभी शेयर ही ना करूं, नो यूज, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस आपको इतना पता होना चाहिए ऑडिटिंग में कि कंपनी में आपको 4 चीजें ऑडिट करनी है, और अदर्स के केस में आपको पीएनएल, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स ऑडिट करना होता है। तो यही बात में आपके एमसीक्यूज भी हैं। कंपोनेंट्स कंपनी में 4, अदर में 3। कंपनी के केस में हम देखते हैं बैलेंस शीट बनती है लास्ट डे, पीएनएल बनता है साल भर में, नोट्स बताते हैं, एक्सप्लेनेशन और कैश फ्लो, फ्लो ऑफ कैश। ऑल राइट, तो हमने क्या सीखा, हमने देखा अपनी डेफिनेशन का ये पार्ट, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे जो भी निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन से बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका हम ऑडिट करते हैं। अब सवाल ये आता है, अगला सवाल मेरा, यस, ये हम जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब आप ये देख रहे हो, ये ट्रांजैक्शंस है, जनरल एंट्री है, लेजर है,
ट्रायल बैलेंस है, ठीक है जी, ये सब है। कुल मिला के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा जी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एरर्स, और एक फ्रॉड। एक एरर, एक फ्रॉड। एरर्स कैसे होते हैं? एरर्स आर अनइंटेंशनल, और फ्रॉड कैसे होते हैं? इंटेंशनल। नाउ एरर्स आर अनइंटेंशनल एंड फ्रॉड्स आर इंटेंशनल। कहाँ होते हैं ये? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिलकर बनते मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट ये कहां पर आती है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप बताओ, आपने बचपन में पढ़े होंगे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, सब पढ़ा है। एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, दुनिया भर के एरर पढ़े हैं भाई। सब अनइंटेंशनल करे, पता ही नहीं अपने को हो गए, पता ही नहीं। और फ्रॉड क्या है? ये तो सोची समझी साजिश है, केयरफुली प्लान्ड होता है, इंटेंशनल है, इंटेंशनल। एक साफ सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। क्या क्या बड़ी ही सिंपल सी बात है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैनेजमेंट। कौन बनाता है जी? मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट बनाता है, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली चेक करता है और रिपोर्ट करता है टू द स्टेक होल्डर्स। बड़ा ही वर्ड लिख दिया, स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट क्या बना रहा है? लिखती हूं, प्रिपरेशन and presentation of financial statement is the responsibility of management. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, प्रेजेंट करने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए बुक्स ऑफ अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकली उससे बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसने बनाए हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखकर देखते हैं, चलिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए मैनेजमेंट ने, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, किसने बनाए? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट ने क्या करा होगा? मैनेजमेंट ने करा होगा एरर्स, फ्रॉड। अब एरर करा होगा तो मैनेजमेंट को पता ही नहीं ना, क्योंकि वो अनइंटेंशनल है। फ्रॉड तो सोच के करा है, तो जो अनइंटेंशनल है वो पता नहीं, क्योंकि वो मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक है। और जो फ्रॉड करा है वो पता है, वो किसी को बताना नहीं। एक गलती पता नहीं और दूसरा फ्रॉड किसी को बताना नहीं। कुल मिला के ये हो गया मिसस्टेटमेंट। किसके अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिटर को क्या करना है? इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना है। क्या इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर रहा है? एरर एंड फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट द सेम टू द स्टेक होल्डर। एरर करा है, जैसे याद करो मेरे एग्जाम्पल में, मैंने तो फ्रॉड ही करा था। पर्सनल एक्सपेंसेस कर लिए, अलाउड नहीं थे, और जब मेरा भाई इंडिपेंडेंटली चेक करा उसने रिपोर्ट कर दिया मेरा फ्रॉड टू द पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर वर्ड यूज करा था, अभी स्टेक होल्डर कर रही हूँ, अभी इसमें भी आपको थोड़ा एनालिसिस कराऊंगी। तो बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट से आए हैं उसमें है मिस स्टेटमेंट, एरर और फ्रॉड। ये गलती से हो गई है, ये जानबूझ के करी है, पर करी है इसने एग्जामिनेशन करके इंडिपेंडेंटली। ऑडिटर ने ढूंढनी है, रिपोर्ट करना है शेयर होल्डर्स।
I hope you are getting my point. So now this beautiful word stakeholders. देखिए कहानी कैसी चल रही है, बड़ी प्यारी सी पिक्चर चल रही है. अभी दो शब्द समझे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एंटिटी पे अभी पहुंचे ही नहीं है, ओपिनियन पे अभी पहुंचे नहीं है. इंडिपेंडेंटली चेक कर रहे हैं, किसी के फेवर में नहीं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एरर्स है, फ्रॉड है, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली चेक करेगा तभी तो ढूंढ पाएगा. अब वर्ड आता है रिपोर्ट करना है स्टेक होल्डर्स. अब ये जो स्टेक होल्डर्स है बेटा, ये क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे वांट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इनको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करवाना है? ऑल राइट, तो यहां पे रखते हैं पहले इंटरनल स्टेक होल्डर्स. इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? इंटरनल शेयर होल्डर्स, we have management, we have employees. And we have external stakeholders also. Like government, like creditors or lenders. We have investors. We have oblique में I'm writing research analyst. Now the question is that क्यों इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो? शेयर होल्डर क्यों चाहता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हो? क्यों चाहता है शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की? ऐसा शेयर होल्डर क्यों चाहता है? भाई इसे तो चाहिए अपना बिजनेस प्रॉफिट वाला. इसको मतलब है उसे सही डिविडेंड मिले. इसको ये चाहिए कि मैनेजमेंट सारा डिविडेंड ना खा जाए. जैसे मेरे पेरेंट्स को डर था कि मैं पर्सनल खर्चे कर दूंगी और सारा पैसा खुद खा लूंगी. ऐसे शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं. उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको डिविडेंड चाहिए, उनको अपना बिजनेस स्मूथली रन चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको यहाँ पे अच्छी रिटर्न्स चाहिए. तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से क्या फायदा होता है? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन शेयर होल्डर्स को समझ आता है कि भाई हमारे साथ चीटिंग नहीं हुई है, हमें सही डिविडेंड मिला है, बिल्कुल जेन्युइन डिविडेंड मिला है, कुछ भी फेक नहीं था. वी हैव obtained the right amount of profit and dividend from the entity. तो इसीलिए ये ऑडिट चाहते हैं. अगले आते हैं मैम ये क्यों ऑडिट कराना चाहेंगे, आप क्यों चाहोगी? देखो मैंने तो गड़बड़ करे, पर जो मैनेजमेंट राइट होती है उनको ऑडिट करने में कोई दिक्कत नहीं है. ऑडिट होती है तो उनको पता चलता है व्हाट आर द रीजंस फॉर वेस्टेज एंड लॉसेस. बहुत सारी मैनेजमेंट ऑडिट कराती है. उनको वो कहते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे दिन रात, हम इतनी मेहनत करके बिजनेस चलाते हैं, फिर भी हमें नुकसान हो रहे हैं, फिर भी वेस्टेज हो रहा है, फिर भी लॉसेस हो रहा है. ऑडिट को करवाओ, ऑडिटर आए, हमें रीजंस तो बता दे कि क्या कारण है हमारे नुकसान के, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे. हमारी परफॉर्मेंस को चेक करे, हमारी परफॉर्मेंस को चेक करे, हमारे काम को चेक करे. हम चाहते हैं हमारा काम एफिशिएंटली हो, टाइमली हो, देयर शुड बी नो वेस्टेज, नो लॉसेस. तभी मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट ऑडिट चाहती है. जो सही मैनेजमेंट है, दे जेन्युइनली वांट द ऑडिट
The reason is that they don't want wastage and losses in their own business. अब मैम ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे यार, ये लोग भी चाहेंगे। क्यों? इनको भी चाहिए ना सही बोनस। सैलरी मिल रही है, अब बोनस तो प्रॉफिट पे मिलेगा ना, वो मिल रहा है या नहीं, उसके लिए एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट चाहिए। प्लस शेयर होल्डर चाहता है एम्प्लॉयज पे मॉरल चेक। क्यों चाहता है मॉरल चेक? बेटे एम्प्लॉयज अपने लेवल पे क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे, काम ढंग से नहीं कर रहे, तो इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है तो इन पे एक मॉरल चेक रहता है। ये डरते हैं कि हमें गड़बड़ी करेंगे तो ऑडिटर पकड़ लेगा, हम एंटिटी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हमें टाइम पे आना है, राइट काम करना है, परफॉर्मेंस करनी है, तो इन पे जो मॉरल चेक करवाती है शेयर होल्डर, मॉरल चेक कराता है एम्प्लॉयज पे इंडिपेंडेंट ऑडिट से। So what you have learned, internal stakeholders ऑडिट क्यों चाहते हैं? शेयर होल्डर प्रॉफिट के लिए, मैनेजमेंट उनको नुकसान क्यों हो रहे हैं, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन जानना चाहते हैं। एम्प्लॉयज बोनस चाहते हैं और एम्प्लॉयज पर ऑडिट शेयर होल्डर्स करवाना चाहते हैं फॉर द मॉरल चेक। अब एक्सटर्नल शेयर स्टेक होल्डर्स की ऑडिट करा रहे हैं। देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट वांट रेवेन्यू फ्रॉम वेयर? कहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए? गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, भर भर के पढ़ा है तुमने सर से अपने। इनकम टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए। बेटा इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है तो इनको सही रेवेन्यू आता है, सही टैक्स आता है, तो गवर्नमेंट टैक्स की चेकिंग कराती है, रेवेन्यू की चेकिंग कराती है, इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, तो गवर्नमेंट को भी बिलीव होता है कि सही टैक्स कंपनी जमा करा रही है। आप क्रेडिटर्स की ऑडिट चाहते हैं, लेंडर्स की ऑडिट चाहते हैं। क्रेडिटर्स कौन है? जो उधार पर रॉ मटेरियल दे रहे हैं। लेंडर्स कौन है? जैसे कि बैंक, जो उधार पर पैसे देते हैं। बेटा ऑडिटर के माध्यम से वो चेक करना चाहते हैं क्रेडिबिलिटी कि इस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या हम इनको उधार दे रहे हैं वो रिकवर हो पाएगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने लोन दे दिया और कंपनी ने लोन वापसी नहीं करा, लोन रिकवर नहीं हुआ, बैंक को नुकसान हो गया। बैंक आज के डेट में बिना ऑडिट के लोन गारंटी नहीं करते। कहते ऑडिटर पहले रिपोर्ट में लिख के दे कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साउंड है, कंपनी की वर्दीनेस है, कंपनी इस स्थिति में है कि वो आने वाले समय में दिक्कत नहीं खाएगी। तो उनके फाइनेंशियल्स चेक करती है, फाइनेंशियल्स ओके लगती है, फाइनेंशियल्स पे ऑडिटर के साइन होते हैं, तब जाके बैंकर को विश्वास होता है, तब जाके लोन मिलता है, वरना ऑडिट के बिना लोन नहीं। आधे लोग तो ऑडिट करवाते हैं, इसलिए जो ऑडिट मैंडेटरी कैटेगरी में नहीं होते वो ऑडिट करवाते हैं बैंक लोन्स के लिए। और क्रेडिटर को भी लगता है यार रॉ मटेरियल में करोड़ों का रॉ मटेरियल उधार में दे रहा हूँ, तो अगर इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने झूठी दिखा रखी है और उस पर कोई ऑडिट भी नहीं हो रखी, तो भाई मेरा पैसा ना मर जाए। इनकी क्रेडिट वर्दीनेस को कौन गारंटी दे रहा है, कौन चेक कर रहा है कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सचमुच अच्छी है? वो ऑडिटर है। तो ये लोग भी ऑडिट चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स द इन्वेस्टर्स। बेटा मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टर्स कहाँ पैसा लगाते हैं? लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड में लगाते हैं, अनलिस्टेड में भी लगाते हैं। पर जब भी वो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स,
वो जरूर चेक करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। काहे को? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट से उन्हें विश्वास हो जाता है कि जहां उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो कंपनी जेन्युइन है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई कमी दिखती है, ऑडिटर ने मेंशन करा होता है, एम्फसाइज करा होता है, हाईलाइट करा होता है कि यहाँ दिक्कत है, ये स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता। तो इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। इफ इट इज फाइन, ऑडिटर हैज नॉट पिट पॉइंट एनी लूपहोल्स, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं दिख रही है, तो इन्वेस्टर पैसा लगा देता है। एंड हु आर द रिसर्च एनालिस्ट? बेटा ये लोग एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे बताते हैं। देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने छलांग मारी, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने अच्छा ओपिनियन दिया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, और बढ़ गई और बढ़ गई। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एक कंपनी की जो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एक रिसर्च एनालिस्ट आएगा, एक अच्छे से न्यूज चैनल बैठा होगा, CNN, IBN, NDTV प्रॉफिट, उस न्यूज चैनल में बोलेगा, देखिए इन्फोसिस के शेयर ने भारी मात्रा में उछाल करी, इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन आई, ऑडिटर की रिपोर्ट में बहुत ही अच्छा ओपिनियन आया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है, इसका ऑडिट हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है। रिसर्च एनालिस्ट क्या देखेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कब ऑथेंटिक लगेगी? जब ऑडिट हुई होगी, इंडिपेंडेंट ऑडिट। तो आज रिसर्च एनालिस्ट चेक द financial performance as well as the audit report for the authenticity. He tracks the shares, tells you the growth and asks you to आओ जी आओ इस कंपनी में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो। आई होप यू अंडरस्टूड कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं स्टेक होल्डर्स। तो क्विकली देखते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन स्टेक होल्डर चाहता है शेयर होल्डर फॉर द प्रॉफिट, मैनेजमेंट रीजंस फॉर द लॉसेस, एम्प्लॉयज फॉर द बोनस, एंड शेयर होल्डर चाहता है एम्प्लॉयज पे मॉरल चेक रहना चाहिए। गवर्नमेंट चाह रही है रेवेन्यू सही मिले, क्रेडिटर लेंडर चाह रहे हैं उनका लोन कंपनी मार ना ले, इन्वेस्टर्स उनको ग्रोथ मिले, वो सही कंपनी में पैसा लगाए। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, तब जाके वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो क्या समझे आप? अभी तक मैंने आपको 2 शब्द समझाया। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट क्या करता है? एरर, फ्रॉड। ऑडिटर को पकड़ना, इसको पकड़ना ऑडिटर की जिम्मेवारी है, और रिपोर्ट किसको करना है? स्टेक होल्डर्स को। और स्टेक होल्डर्स भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन चाहते हैं। आपने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मीनिंग आपने देखा। और अब हम समझने जा रहे हैं अपना तीसरा मीनिंग, एंटिटी। लेट्स अंडरस्टैंड एंटिटी। कौन सी एंटिटी ऑडिट कराती है? इट कैन बी बिग और इट कैन बी स्मॉल, it can be profit making or not, irrespective of its legal structure। मैम क्या कहना चाह रहे हो? जी, मेरा कहने का मतलब है कोई सी भी एंटिटी ऑडिट करा सकती है, बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बड़ी कंपनीज, स्मॉल जिसे कोई नहीं जानता, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, कोई सी भी प्रॉफिट मेकिंग, कमाने वाली, ना कमाने वाली, जैसे एनजीओस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसका कैसा भी लीगल स्ट्रक्चर हो। इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट,
any legal structure, any, irrespective of its legal structure means any legal structure. तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कोई सी भी एंटिटी ऑडिट करा सकती है, कोई सी भी एंटिटी ऑडिट करा सकती है. मैम आप कैसी बात कर रहे हो, हमारी तो छोटी सी एंटिटी है, हम तो ऑडिट नहीं करवाते. माय क्वेश्चन इज दैट क्या सभी एंटिटी ऑडिट करा सकती है? हाँ, सभी एंटिटी ऑडिट करा सकती है, पर कई लोग मैंडेटरी कराते हैं और कई लोग वॉलेंट्री. कई लोग को कंपलसरी बाय लॉ करवाना ही करवाना है और कई लोग अपनी स्वयं इच्छा से अपनी वॉलेंट्रीली ऑडिट कराते हैं. तो यहाँ पे एक और सवाल आता है, ऑडिट करा सब सकते हैं पर कई लोग ऑडिट मैंडेटरी कराते हैं, दैट इज कंपलसरी बाय लॉ, और कई लोग स्वयं अपनी इच्छा से ऑडिट कराते हैं, वॉलेंट्री ऑडिट कराते हैं. उनको ऑडिट कराना इज नॉट जोर जबरदस्ती, पर वो अपनी स्वयं इच्छा से ऑडिट करवाते हैं. मैम स्वयं इच्छा कैसे? देयर कैन बी एनी रीजन, दे वांट द लोन, बैंक वाला कह रहा है ऑडिट करा के आओ, गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है ऑडिट करा के लाओ. उनको कोई भी नॉर्म्स के हिसाब से वॉलेंट्री ऑडिट कराते हैं वो लोग, उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है इसीलिए ऑडिट कराते हैं. और मैंडेटरी ऑडिट कौन सी होती है? मैंडेटरी मतलब करवानी ही करवानी है, कंपलसरी बाय लॉ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, करानी है. मैम किसको ऑडिट कंपलसरी करानी होती है और किसको वॉलेंट्री करानी होती है? देखते हैं बेटा. कंपनीज, अंडर कंपनीज एक्ट, जितनी भी हमारे देश में कंपनीज है अंडर कंपनीज एक्ट, वो कैसी ऑडिट कराती है? मैंडेटरी. और जी और कौन है? बैंक अंडर बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इलेक्ट्रिसिटी अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, और कौन सी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ये सब मैंडेटरी ऑडिट की कैटेगरी है. और वॉलेंट्री में कौन आता है? वॉलेंट्री में आएगा आपका पार्टनरशिप फर्म, आपका सोल प्रोप्राइटर, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा. इनको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, पर ये अपनी इच्छा से ऑडिट कराते हैं. मे बी दे वांट लोन, मे बी पार्टनर्स के बीच में लड़ाई आ गई है, मे बी गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, तो ये अपनी इच्छा से, अपनी रिक्वायरमेंट से, इच्छा इनको है ऑडिट कराने की क्योंकि इनको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इसीलिए ये लोग ऑडिट करा रहे हैं. और मैंडेटरी में कौन कौन है? कंपनीज हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया. ये सब मैंडेटरी कैटेगरी में आती है अंडर सर्टेन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, under Banking Regulation Act 1949, under Electricity Supply Act 1948, under Cooperative Society Act 1912. तो बेटा ये मैंडेटरी कैटेगरी है. और यहाँ लिस्ट और भी लंबी है, यहाँ लिस्ट और भी लंबी है. बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर मेरे बच्चा कि एंटिटी, कोई सी भी एंटिटी ऑडिट करा सकती है, पर कई लोग कंपलसरी कराते हैं, ठीक है, और कई लोग वॉलेंट्री कराते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट कैसा मेरा बच्चा? रिक्वायरमेंट कैसा? रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज व्हाई वो अपनी मर्जी से ऑडिट करा रहे हैं, और इन लोगों को तो करवानी ही करवानी है. तो आप क्या समझे? यहाँ पे सारी एंटिटीज, ऑल एंटिटीज ऑडिट करवा सकती है, पर कई लोग मैंडेटरी कराएंगे, कई लोग वॉलेंट्री कराएंगे. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है जी. तो हम अब आपकी बुक भी खोल के देखते हैं साथ साथ. ये देखिए, ये आपकी मेन बुक है, चैप्टर नंबर 1,
नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जहां से हम डेफिनेशन सीख रहे हैं। और अब तक हमने सीख लिया है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब, एंटिटी का मतलब, और एंटिटी कैसी होती है, इट कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज। साइज मींस, साइज में मैंने आपको क्या बताया, इट कैन बी बिग, इट कैन बी स्मॉल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, कैसा भी फॉर्म हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप, एचयूएफ, सब लोग ऑडिट करा सकते हैं, सब लोग। पर कई लोग मैंडेटरी कराते हैं और कई लोग वॉलेंट्री कराते हैं। अब लास्ट लाइन हमारे डेफिनेशन की आती है, ये पॉइंट्स हम एनालिसिस भी कर चुके हैं। लास्ट लाइन आती है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए जी समझते हैं। So this is our last line, with a view to express an opinion thereon. चलिए, with a view to express, अब मुद्दा ही क्या है, ओपिनियन देना। अब कैसा ओपिनियन देना, कैसा ओपिनियन देना जी, ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। अब मैम ये ट्रू एंड फेयर ओपिनियन कैसे दे, कैसे हम लोग ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने के लिए आपको इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आर ए डी, R stands for relevant regulations. A stands for acceptable and consistent accounting policies. D stands for disclosure of all material items. तो जी ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर सच्चा ओपिनियन देने के लिए ये तीनों पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, रेलेवेंट रेगुलेशन, एक्सेप्टेबल कंसिस्टेंट पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल आइटम। चलिए एक एक करके तीनों ही पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर ए, रेलेवेंट रेगुलेशन। तो जी एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, देख के पता चल रहा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है जिसके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा कौन, ऑडिटर। और क्या देगा, कैसा ओपिनियन देना है उसको, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। इसके लिए एक्स लिमिटेड रेलेवेंट रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। रेलेवेंट रेगुलेशन मतलब एक्स लिमिटेड पे कौन से रेगुलेशंस लग रहे हैं। जैसे रेलेवेंट रेगुलेशन, बिकॉज इट इज अ कंपनी, इसमें क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम क्या बोलेंगे जी, कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्सटर्नल लॉ है, इट इज एक्सटर्नल लॉ। अब भाई ऐसे ही इंटरनल लॉ भी होगा। इंटरनल लॉ क्या होगा, एमओए, एओए, ये क्या है, घर का बाय लॉ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये घर के इंटरनल लॉज है। और एक्सटर्नल लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट। अब ऑडिटर जब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेगा तो वो देखेगा ये कंपनी कंपनीज एक्ट के सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, वर्टिकल फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रही है एज पर कंपनीज एक्ट। साथ साथ
मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने भी इंटरनल लॉज हैं अपना सारा काम उसके अनुसार कर ले। तो एक्स लिमिटेड जो कि एक कंपनी है वो रेलेवेंट रेगुलेशन अगर फॉलो कर रही है तो ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा? सच्चा ओपिनियन, जैसे कि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 1। नाउ एग्जांपल नंबर 2 क्या है जी? अब आज एक्स लिमिटेड की जगह यहां पे लिखते हैं एक्स एंड कंपनी। अब एक्स एंड कंपनी से आप लोग क्या समझोगे? क्या ये कंपनी है? नहीं नहीं मैम, ये तो पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म की क्या चेक करेगा ऑडिटर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसको क्या चेक करेगा? इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेगा। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के बाद उस समय क्या चेक करेगा? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने के लिए क्या फॉलो हो रहा है? रेलेवेंट रेगुलेशन। अब व्हाट आर द रेलेवेंट रेगुलेशन? क्या होगा पार्टनरशिप फर्म के लिए? इट इज एक्सटर्नल लॉ में पार्टनरशिप एक्ट। एक्सटर्नल लॉ में पार्टनरशिप एक्ट। और इंटरनल लॉ में गेस करिए क्या होगा? इंटरनल लॉ में क्या होगा? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एक्ट का पालन हो रहा है, पार्टनरशिप डीड इंटरनल लॉ में पालन हो रहा है। ये रेलेवेंट रेगुलेशन है पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर इन सब का पालन हो रहा है तो ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा? ट्रू एंड फेयर। एग्जाम्पल इसी में समझिए। एग्जाम्पल जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं दे रखा होता, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन एज पर द एक्ट, अकाउंट्स में अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मींस ये इंटरेस्ट गलत है। दिस इंटरेस्ट इज रॉन्ग। तो आप क्या बोलोगे? किताबें कैसी हैं? ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि एक्ट का पालन नहीं हो रहा, रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा। तो एक्ट और रेगुलेशन का मतलब एक्सटर्नल लॉ हो या इंटरनल लॉ हो, दोनों का पालन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में नहीं दे रखा तो बिल्कुल नहीं देते, और अकाउंट्स में इंटरेस्ट फिर भी दे रहे हैं, वो गलत है। आप बोलोगे कानून का पालन नहीं है, रेगुलेशन का पालन नहीं है, किताबें झूठी है, मक्कार है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। So this is the first point of true and fair. Relevant regulation, चाहे घर का लॉ हो चाहे बाहर का लॉ हो, चाहे घर का लॉ हो चाहे बाहर का लॉ हो, फॉलो होना चाहिए रेलेवेंट। पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी पे कंपनी एक्ट, सोसाइटी पे सोसाइटी एक्ट, इसके रेगुलेशंस ऑडिटर चेक करेगा, चाहे वो एक्सटर्नल लॉज हो चाहे इंटरनल लॉज हो, दोनों का पालन होना चाहिए। चलिए अब हम अपना बी पॉइंट समझते हैं। बी पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। दोनों ही बात को समझते हैं। एक्सेप्टेबल, आपने यहां पे देखा एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इस पॉइंट को यहीं से समझते हैं। एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखिए सीधा मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं आपको समझाने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ राइटिंग द होल पॉइंट। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अब आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या होता है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? पीपीई। पीपीई क्या होता है? पीपीई का मतलब क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और इस पे आपने क्या चेक करा? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज लगती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। दीज आर द टू एक्सेप्टेबल पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे एसएलएम हो या फिर डिमिनिशिंग हो। क्लाइंट अपनी सुविधा के हिसाब से डेप्रिसिएशन यूज करता है। अब जब आप इस क्लाइंट का डेप्रिसिएशन चेक कर रहे थे, वहां पे क्लाइंट ने एक बहुत ही निराली पॉलिसी यूज करी। पॉलिसी का नाम था डिक्रीजिंग
डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड। अब आप सबसे पूछते हैं क्या ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है? नहीं। अगर कुछ इस प्रकार की कोई पॉलिसी यूज कर रहा है, आप बोलोगे द पॉलिसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर, यू आर नॉट एबल टू गिव ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है, बेकार है, गड़बड़ है, क्योंकि ये पॉलिसी है ही नहीं। डेप्रिसिएशन AS10 PPE, the policy can be SLM or diminishing method. This policy does not exist. It is not acceptable if the client is using this kind of policy. आप बोलोगे किताबें झूठी है, मकार है, true and fair नहीं है. I hope it is clear. Another point in this is consistent. Consistent. चलिए, अब consistency क्या होता है? अब क्लाइंट यूज कर रहा है बहुत सालों से स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके एक्सेप्टेबल है, चलो जी। अब एकदम से उसने अपनी पॉलिसी बदल दी, WDV कर दी, अब कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, SLM से WDV पे आ गया, यानी डिमिनिशिंग मेथड पे आ गया। अब ये जो डिमिनिशिंग मेथड पे आया है, उसने SLM को चेंज करके डिमिनिशिंग कर दिया, यानी पॉलिसी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रही, चेंज हो गई। साथ में इसने पुरानी पॉलिसी का इफेक्ट तक नहीं दिखाया, सीधा अपनी सुविधा के हिसाब से पुरानी को बंद कर दिया और नए को शुरू कर दिया और कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं दिखाई। तो पॉलिसीज आप क्या बोलोगे? दे आर नॉट कंसिस्टेंट। चेंज करी पर एडजस्टमेंट्स भी नहीं करा। ही शुड चेक द एडजस्टमेंट्स ऑल्सो। तो SLM पॉलिसी करना गलत नहीं है, WDV डिमिनिशिंग मेथड करना गलत नहीं है, पर अगर आपने एक को फॉलो कर लिया है और अब आप दूसरी चेंज कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट्स दिखानी पड़ती है। पर अगर एडजस्टमेंट्स नहीं दिखाई तो आप बोलोगे पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर पॉलिसी एक ही रहेगी और अगर चेंज होती है पर एडजस्टमेंट के साथ चेंज होती है तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अदरवाइज आप बोलोगे कंसिस्टेंट नहीं है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। ऑल राइट, चलिए, तो एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंसी में आपने क्या सीखा? क्या सीखा एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंसी में? एक्सेप्टेबल मतलब जो भी पॉलिसी है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे AS2, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे होना चाहिए? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब आपका क्लाइंट कर रहा है विच एवर इज हायर, मान लीजिए वो कर रहा है विच एवर इज हायर, आप क्या बोलोगे? ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर वो हायर पे कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? द पॉलिसी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया एक ही पॉलिसी चलती रहनी चाहिए, अगर वो चेंज होती है, उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट्स भी होनी चाहिए, तब आप बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसा है? True and fair. The last point is disclosure of all material item. चलिए C point देखते हैं, disclosure of all material items. C point, हर बात डिस्क्लोज होनी चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं, कुछ भी छूटा नहीं, हर चीज सच्चे तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए। कैसे? सही अकाउंट में, सही अमाउंट, सही पीरियड, everything should be properly disclosed. Proper account, proper amount, proper period. अकाउंट कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटल रेवेन्यू में चला जाए या रेवेन्यू के आइटम कैपिटल में चले जाए। बहुत बार होता है ऐसी चीज जो हमने, मान लीजिए मशीनरी खरीदी है,
अब मशीनरी को किस अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल में, रेवेन्यू में? इन कैपिटल बट नॉट इन रेवेन्यू। अब मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ डिस्क्लोज होना चाहिए? कैपिटल में, रेवेन्यू में? इन रेवेन्यू। तो ऑडिटर शुड चेक कि डिस्क्लोजर इज देयर इन प्रॉपर अकाउंट। ऐसा नहीं है रेवेन्यू कैपिटल में हो जाए और कैपिटल रेवेन्यू में हो। अनदर इज अमाउंट। अमाउंट क्या ऐसा होना चाहिए, अगर 50,000 रुपए का कोई खर्चा है उसे 5 लाख मत करो टैक्स की चोरी करने के लिए। पीपल यूज टू डू 5,000 का एक्सपेंस है, बढ़ा के लिख दिया, टैक्स एवेड कर रहे। तो अमाउंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें अमाउंट्स में चेंजेस आ जाए। अमाउंट भी शुड बी करेक्टली डिस्क्लोज्ड। अनदर इज पीरियड। पीरियड मीन्स आप समझिए 13 महीने का 13 मंथ्स का रेंट आया था। अब क्या हम उसे 13 मंथ्स का रेंट दिखा सकते हैं? नहीं, रेंट तो 12 मंथ का ही दिखाएंगे। एक महीने का रेंट क्या है? इट इज एन एडवांस। इट डू नॉट बिलोंग टू द पीरियड। पीरियड को सिर्फ ये 12 महीने का किराया ही बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है 13 महीने का किराया दिखा दिया, गलत गलत। तो रेंट कितना दिखाएंगे? 12 मंथ्स का। एक महीने का क्या है? दैट इज नॉट द इनकम, दैट इज द एडवांस। So income is of 12 months. It is not the part of the income. So it should be excluded. There should be a proper period. Proper period. तो आपने क्या देखा? डिस्क्लोजर सही अकाउंट में, सही अमाउंट, सही पीरियड में होनी चाहिए। तब जाके आप क्या बोल पाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसी है? ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर है, डिस्क्लोजर है, कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी झूठा नहीं है, हर चीज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। तो आपने अब ट्रू एंड फेयर का मीनिंग समझा, बड़ा सिंपल मीनिंग। तो ऑडिटर कैसे ओपिनियन देगा? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देगा। उसके लिए उसको कितनी बातें देखनी है? RAD ABC में पहला पॉइंट रेलेवेंट रेगुलेशन, कानून का पालन है तो ऑडिटर बोलेगा ट्रू एंड फेयर है। पॉलिसीज एक्सेप्टेबल है तो ऑडिटर बोलेगा ट्रू एंड फेयर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पॉलिसी कंसिस्टेंट है, चेंज हो रही है पर एडजस्टमेंट्स के साथ, फिर भी ऑडिटर बोलेगा ट्रू एंड फेयर है। एक एक आइटम का डिस्क्लोजर है, कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी झूठा नहीं है। हर आइटम, हर मटेरियल इंपॉर्टेंट आइटम का डिस्क्लोजर है, सही अकाउंट में, सही अमाउंट में, सही पीरियड है। ना अकाउंट्स की गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है सेल रिटर्न है और सेल दिखा रखी है, परचेज रिटर्न है और परचेज दिखा रखी है। सही अकाउंट है और सही अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? कोई भी जीरो की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक जीरो आगे नहीं लगना चाहिए, एक भी जीरो आगे नहीं लगना चाहिए, एक भी जीरो हटना नहीं चाहिए। ट्रांसपोजिशन से एरर्स हो जाते हैं, इधर से इधर फिगर्स चेंज हो जाते हैं, तो अमाउंट की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पीरियड भी एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर की सेल्स करंट ईयर में मत दिखाए, करंट ईयर की सेल्स नेक्स्ट ईयर ना दिखाएं। देयर शुड बी इन प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड। तो डिस्क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स, then only auditor is going to express true and fair opinion। यहाँ पे हमारी प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन खत्म होती है। ऑडिट मीन्स क्लास, ऑडिट मीन्स देखते हैं हम लोग, देखिए 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 4 शब्द फाइनली खत्म होते हैं। ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आप समझ चुके हैं, अनबायस, इम्पार्शियल, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी के फेवर में नहीं। एग्जामिनेशन यानी चेकिंग करना, वेरीफाई करना, और किसका करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटिटी, कौन सी एंटिटी ऑडिट कराती है? सभी करा सकते हैं, पर कई लोग कंपलसरी कराते हैं, कई लोग वॉलंटरी कराते हैं। मुद्दा क्या है? ओपिनियन देना। कैसा ओपिनियन देना बच्चा? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना। ट्रू एंड फेयर कैसे देंगे? जब रेगुलेशंस का पालन देखेंगे, पॉलिसीज हमें सही लगेगी, हर बात का डिस्क्लोजर होगा, तो हम कैसा ओपिनियन देंगे? ट्रू एंड फेयर।
और यहाँ पे हमारी डेफिनेशन, प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन खत्म। आइए अपनी बुक्स में देखिए। So the last point is done. So this is the analysis of the definition, independent examination of financial information. ये आपकी बुक है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी हाईलाइटेड मिलेगी आपको। ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी कैसी, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, साइज हो बड़ी छोटी, ठीक है जी। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एंड विच काइंड ऑफ ओपिनियन ऑडिटर्स गिव, ट्रू एंड फेयर opinion. So this was about the definition. Now I'm starting with a chapter, not the definition. मैं chapter 1 को continue नहीं करने वाली, मैं start करने जा रही हूँ आपके लिए एक मजेदार chapter, कंपनी ऑडिट। मैम आप चैप्टर 10 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्यों कंपनी ऑडिट करा रहे हो? द रीजन बिहाइंड दिस इज, आपने अभी अभी फर्स्ट ग्रुप में लॉ पढ़ा है, ठीक है जी। आप लॉ अभी अभी पढ़ के आए रिसेंट में, तो वहां पे भी आपने कंपनी ऑडिट पढ़ा है। और अब अगर आप ऑडिट में भी पहले कंपनी ऑडिट कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत जल्दी से हो जाएगा और हर चीज जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपने कंपनी ऑडिट ऑलरेडी करा हुआ है। अब आप इसको फास्ट नोट में वो सारे पॉइंट्स जो आपने सीखे, यहाँ पे आप सारे केस लॉस जो ऑडिट में पूछे जाते हैं और थोड़ा और डिटेल इंटरप्रिटेशन में हम इस चैप्टर को सबसे पहले कवर करेंगे। वेटेज में मैंने आपको बताया था चैप्टर 10 एंड चैप्टर 5, जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 5 वेटेज कितना है? 15 to 20%. It is 15 to 20% along with chapter number 5. अब चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा सा चैप्टर है, फ्रॉड, बहुत छोटा सा चैप्टर है फ्रॉड। और ये 15 to 20% जो आपका पूरा 100 मार्क्स का 15 से 20% है, उसमें काफी ज्यादा पोर्शन कंपनी ऑडिट से आता है। चलिए समझते हैं। सेक्शंस 139 to 148 आपको दिख रहे हैं, ये रूल बेस्ड एक्ट है और ये किस पे लगते हैं, और 128 to 138 किस पे लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शंस 128 to 138 is applicable on accounts of company. They are applicable on accounts of companies. And sections 139 to 148 of Companies Act is applicable on ऑडिटर। जी हाँ, अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनी बनाने के लिए वी हैव सेक्शन 128 to 138, और उन्हीं अकाउंट्स को चेक करने के लिए जो ऑडिटर पे सेक्शन लगते हैं वो 139 to 148 लगते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन लिखी है, इट इज अ रूल बेस्ड एक्ट। ये पूरा एक्ट रूल बेस्ड है। कौन से रूल्स लगते हैं बेटा? 2013 के बाद 2014 के अंदर रूल्स आए। 2014 पे आए कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 और यहां पर आए कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। यस, ये जो आपको रूल्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसको हम प्यारा सा छोटा नाम देंगे, कार। कंपनी अकाउंट रूल 2014 कार, और इनको हम बोलेंगे बड़ी कार।
कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो बेटा इट इज दिस एक्ट इज रूल बेस्ड एक्ट। एक्ट आया 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013। अकाउंट्स बनाने पर कौन से सेक्शंस थे? 128 टू 138। और ऑडिट करने के लिए ऑडिटर पे कौन से सेक्शंस थे? 139 टू 148 along with rules। This act is based on rules। रूल्स आए 2014 में। अब 2014 में कौन से रूल्स आए? कंपनी अकाउंट रूल्स 2014, जिसको हम बोलेंगे छोटी सी कार 2014। और ऑडिटर पे लगा कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स कार 2014। और आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट आप पढ़ने वाले सेक्शन 139 टू 148। और इसमें साथ में आप क्या पढ़ेंगे? कार, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। तो सीट की पेटियां बांध लें और अब हम एक लंबी सी उड़ान उड़ेंगे और सबसे मजेदार चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 139 टू 148 along with बड़ी वाली कार 2014। यस। अब सेक्शन 139, चलिए क्विकली मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 139 क्या है। इट इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आपने पढ़ा भी होगा और डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 140 क्या है? इट इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। Section 141 is eligibility, qualification, disqualification of auditor. 142 is remuneration of auditor. 143 is rights and duties of the auditor. 144 is the specified services जो auditor render ही नहीं कर सकता. 145 is duty to sign the report. 146 is the right of the auditor to have the notice of the general meeting, duty to attend the meeting, and right to be heard at the meeting. 147 is the penalties on the auditor and 148 is the cost audit। पर हम पढ़ रहे हैं पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का तरीका इस चैप्टर में, जो ऑडिटर पे एप्लीकेबल होता है जब वो क्या करता है? कंपनी की ऑडिट। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कंपनी ऑडिट। Company audit is applicable to all companies in India। All companies, हम सब कंपनी ऑडिट कराएंगी। आपको सिखाया ना मैंने डेफिनेशन में, हर कंपनी मैंडेटरी ऑडिट कराएगी। कोई सी भी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कोई सी भी कंपनी ले लो, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, सारी कंपनी कमाएगी। मैम हमारी कंपनी तो घाटे में। अरे घाटे वाली कंपनी भी कराएगी, लॉस मेकिंग भी कराएगी, तो कुछ भी नहीं कर रही वो भी ऑडिट कराएगी। ऑल कंपनीज ऑडिट कराएंगी। तो कंपनी ऑडिट में आप क्या पढ़ोगे? कंपनी का ऑडिट करेगा ऑडिटर, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा ऑडिटर, और ये एप्लीकेबल है हर तरीके की कंपनी। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड। लिखती हूँ लाइन, क्या गजब की लाइन लिखती हूँ। एवरी कंपनी under कंपनीज एक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं, is required to get audited। क्या ऑडिट कराएगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या निकलेगा? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। उससे क्या निकलेगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट करेगा कौन? ऑडिटर। और हर कंपनी ऑडिट कराना, हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना अनिवार्य है। अब आपसे पूछे HUF के लिए? नहीं भाई, कंपनीज के लिए। पार्टनरशिप के लिए? नहीं भाई, कंपनीज के लिए। दिस चैप्टर इज ओनली एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए। तो मैम एक बात बताओ कि ये ऑडिटर कौन है? ये कौन है जो ऑडिट कर सकता है?
हर कंपनी की ऑडिट कर सकता है। ये ऑडिटर कौन है? हाँ जी, इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 141। 141, एक कंपनी के लिए कम से कम एक ऑडिटर। 141 और 141 में आप देखेंगे इसी ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 इज एलिजिबिलिटी, 141 का सबसेक्शन 2 इज क्वालिफिकेशन, 141 का सबसेक्शन 3 इज डिस्क्वालिफिकेशन। तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, और भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रही है? कंपनी बना रही है, इसका ऑडिट हो रहा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी हमारे देश में बस किसको मिली है? यू शुड बी प्राउड, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, only chartered accountants are eligible, not even the CS, not even the CMA, lawyer। भाई किसी कोई भी एलिजिबल नहीं है, कोई लॉयर नहीं, कोई CFA नहीं, कोई MBA नहीं, भाई CA ही एलिजिबल है। कंपनी ऑडिट ओनली CS। नाउ अनदर क्वेश्चन, भाई क्वालिफिकेशन बताओ। क्वालिफिकेशन क्या चीज है? और आज की क्लास में बस इसी पे जोर डालते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चीज। क्वालिफिकेशन को मैं दो पार्ट्स में बांट, पहला लिख रही हूं मैं इंडिविजुअल और दूसरा लिख रही हूं मैं फर्म। इंडिविजुअल एंड दूसरा इज फर्म। अब भाई मान लीजिए क्या मैं ऑडिट करने के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सी आकांक्षा अरोड़ा इज एलिजिबल? हाँ जी एलिजिबल है, एलिजिबल है, पर क्या क्वालिफाइड है? दिस इज द क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी तो क्या होती है? आप सीए हो तो आप ऑडिट कर सकते हो, पर क्वालिफिकेशन आती है व्हेन यू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हो और आप इंडिया में हो, ठीक है, आप इंडिया में हो और आपके पास, देखिए हर सीए के पास मेंबरशिप होती है, पर जरूरी नहीं है उसके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हो। जो लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट गिव full time practice certification who are in employment. So there are many CAs in the country who are just employed, and the employees are not qualified to do audit because they are not qualified, क्योंकि ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में होते, जब आप 9 से 5 किसी की नौकरी करते हो तो खुद की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कहाँ करते हैं? इंडिया, दे आर क्वालिफाइड टू डू द ऑडिट। अब सवाल, मैम मैं सीए हूँ, मेरे पास मेंबरशिप है, मेरे भैया सीए है, उनके पास मेंबरशिप है, क्या वो ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। मेंबरशिप के साथ क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट। तो प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट है तो आप क्वालिफाइड है। अब अगला सवाल आता है फर्म। फर्म में फर्म कैसे क्वालिफाइड होती है? फर्म के लिए एक खूबसूरत लाइन लिखते हैं, चलिए आइए फर्म के लिए एक खूबसूरत लाइन लिखते हैं, देखिए और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ the partners should be CAs and practicing in India, भारत देश महान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स? मेजॉरिटी मतलब आज के समय क्या टाइम आ गया है, आजकल लोग हर तरफ से कमाना चाहते हैं।
सबको बता भाई फर्म खोलते हैं, चलो फर्म खोलते हैं, एक फर्म खोलते हैं, सबको बुलाते हैं, आजा तू भी आजा भाई, तू भी आजा, सीए को भी बुलाते हैं, सीएस को भी बुलाते हैं, लॉयर्स को भी बुलाते हैं, और एमबीएस को भी बुलाते हैं, सीएफए को भी बुलाते हैं। वन स्टॉप, एक तरीके की ऐसी फॉर्म बनाते हैं, वन स्टॉप में सब आ जाओ, हम सब तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये एक सीए फर्म नहीं होती, आजकल एक ऐसी फर्म होती है कि आपको कुछ भी काम करवाना है, कंप्लाइंस का काम कराना है, हमारे पास सीएस साहब है, आपको भाई आप पे कोई लिटिगेशंस है, हमारे पास लॉयर साहब है, आपको फिनेंस की एनालिसिस करानी है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, आई हमारे पास सीएफए है ना भाई, सीएफए। और अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में कंसल्टेंसी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, अरे अपने पास एमबीए भी है ना, मतलब हमारी फर्म में तो भाई वो आईटी वाले लोग भी है, इंजीनियर भी रख दिया, आईटी का काम करवाना है, इंजीनियर है भाई, सब रख लिया, और देखो आर्किटेक्ट रख दिए, अरे भर के हमारी फर्म में सब हो गए। आज के समय डेलॉइट्स, ये दिस डेलॉइट्स, दिस केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, ये ऐसी फर्म्स है, यहाँ पे इंजीनियर्स, एमबीए, लॉयर, सीए, सीएस, सीएफए, सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। और हमारे देश के कानून में एक बहुत मजेदार बात लिखी है, ये फर्म कब क्वालिफाइड होगी, जब इसके मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी सीएस। समझते कैसे? चलिए, एक फर्म है, ठीक है जी, वहां पे 20 पार्टनर्स है, 20 पार्टनर्स, बहुत बड़ी बात। अब इसी फर्म में 6 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 कंपनी सेक्रेटरी है, 5 लॉयर्स है, 3 तो एमबीएस है, और 2 आर्किटेक्ट है। चलिए ऐसी फर्म बनाई, आर्किटेक्ट वैल्यूएशन करेंगे, एमबीए कंसल्टेंसी, लॉयर लिटिगेशंस, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसी 20 पार्टनर्स की फर्म है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्या ये फर्म एलिजिबल तो है, क्या ये क्वालिफाइड है? आंसर इज नो। भाई आंसर नो क्यों है मैम? मेजॉरिटी पार्टनर्स शुड बी सीएस। अब मेजॉरिटी यानी सबसे ज्यादा तो इसमें सी है, फिर भी आप मना कर रहे हो, दिस फर्म इज नॉट क्वालिफाइड। रीजन इज दैट कि 20 पार्टनर्स में से 6 सीएस है, और 20 पार्टनर का मेजॉरिटी कितना होता है? 20 पार्टनर का मेजॉरिटी होता है 11 पार्टनर सीए होने चाहिए। कम से कम 11 पार्टनर सीए होते तो ये फर्म क्या होती? क्वालिफाइड। अब ये फर्म क्वालिफाइड काहे को नहीं है? बिकॉज इस फर्म में सिर्फ 6 सीएस है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सीएस नहीं है। मेजॉरिटी तब होते जब 20 पार्टनर से कम 11 पार्टनर सीएस होते, पर यहाँ पे सिर्फ 6 पार्टनर सीएस है, तो ये फर्म क्वालिफाइड नहीं है। एक और देखते हैं, चलिए समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फर्म है, उसमें आपके 9 पार्टनर्स हैं, 9 पार्टनर्स, ठीक है। 9 पार्टनर्स में से 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब बताइए क्या ये फर्म क्वालिफाइड है? हाँ जी क्वालिफाइड है, क्योंकि 9 में मेजॉरिटी होती है 5 और 6 सीएस है, फर्म क्वालिफाइड है। और एग्जाम्पल देखिए, एक फर्म में वी हैव 15 पार्टनर्स, ठीक है, और 15 पार्टनर्स में से 10 पार्टनर्स सीएस है। क्या क्वालिफाइड है? हाँ जी क्वालिफाइड है, क्योंकि मेजॉरिटी नंबर सीएस का है। तो आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसमें सीएस की यहाँ पे देखिए, सीएस लॉयर में सीएस सबसे ज्यादा है इनमें,
पर 20 पार्टनर्स में से मेजॉरिटी देखेंगे तो कम से कम 11 पार्टनर सी होने चाहिए, तब जाके ये फर्म क्वालिफाइड हो। तो आपने क्या सीखा? चलिए बड़ा सिंपल तरीके से इसे कंसोलिडेट करते हैं बच्चा। इंडिविजुअल के लिए हम देखते हैं CA must hold certificate of practice, but for firm the majority of partners should be CAs. तो फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर CAs की होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन द कंट्री। ऐसा नहीं है वो विदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड द मेजॉरिटी नंबर should be CAs. I hope it is clear. So we have done with the qualification and the eligibility. And in the next session, will be doing disqualification. Next session से हम disqualification करेंगे। Okay जी, तो आज के लिए इतना ही था। Thank you so much.